प्रदीप सर, मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले ज़रा ये बीएससी और जो ब्रोकरेज वाले स्टॉक्स हैं, एंजल वन हुआ, ग्रो हुआ, इनके बारे में ज़रा बताइए। जो गिरावट हुई है आरबीआई के नए नियमों के बाद कल की, उसके बाद आज भी थोड़ा थोड़ा नीचे ही है ये, इनमें क्या लो लेवल से खरीदारी करनी चाहिए या अभी वेट करें? संदीप जी, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि इसका इफेक्ट और कुछ दिनों तक थोड़ा बहुत रह सकता है, लेकिन थोड़ा प्राइस वैल्यूएशंस थोड़ा बहुत हमने देखा है रिसेंटली ऊपर भी आ गया था। एंड इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसका मेन वॉल्यूम थोड़ा कम हो सकता है, तो प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा आपको कम होते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसा ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। BSE 2739 के आसपास का भी प्राइस है। मुझे लगता है कि BSE अगर आप बाई करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी एक शूटिंग स्टार जो है कैंडल बना के नीचे जिस तरीके से आ रहा है, एक बार ना आपको 2568 से लेके आपको 2350 इस रेंज पे एक्यूमुलेशन या तो फ्रेश बाई करना चाहिए। उस टाइम पे फेयर वैल्यूएशंस होगा। अगर हम एंजल वन का बात करेंगे, एंजल वन अभी 2552 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एक बार 2303 के आसपास से लेके आपको 2400 के आसपास मिलता है एंजल वन। तो एंजल वन आपको एकोमुलेशन का ही सलाह होगा, बेचने का सलाह नहीं होगा। और ग्रो अभी 161 के आसपास का प्राइस, 169 के आसपास का प्राइस है। ग्रो आपको ज्यादा नीचे मिलेंगे नहीं। इट हम्म। विल टेक फ्यू मंथ्स, थोड़ा कंसोलिडेशन आपको करते हुए दिखाई देंगे। लॉन्ग टाइम में अगर किसी को बेचना है, BSE हम बेच के आएंगे एक बार 3450 3500 में। एंजिल वन एक बार 3000 पे एग्जिट करेंगे। ग्रो में एक बार 240 250 में एग्जिट करेंगे। उससे पहले एग्जिट करना नहीं है अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है। ये बहुत ही, मैं फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सोच के आपको ये कमेंट मैं कर रहा हूँ। तो हम्म। नीचे आने पे आपको एवरेज करना है या तो आपको बने रहना है। अब ये भी देखना पड़ेगा, एवरेज करते करते इतना ना कर लो आप कि वो आपका बहुत ज्यादा पोजीशन साइजिंग हो जाए आपके अकेला कैपिटल मार्केट सेगमेंट आपके पोर्टफोलियो में। तो वो आप, यू नीड टू टेक केयर अबाउट योर पोर्टफोलियो। बाकी तीनों कंपनीज ही मुझे अच्छा लगता है। बहुत सारे मैं न्यूज़ देख रहा था कि इसके चलते खराब हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। हम्म। इससे पहले भी एसटीटी वगैरह हमने इफेक्ट देख लिया। बाकी घूम फिर के एक दो हफ्ते में सब कुछ सही हो जाता है। बस छोटा सा सर ये सेंटीमेंट का इफेक्ट है। चलिए ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो इस तरह से आप चाहें तो स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं ब्रोकरेज शेयरों में, खासतौर पे ग्रो पर आप अपना व्यू पॉजिटिव रखिए लंबी अवधि के हिसाब से। अगर आप अल्ट्रा लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो ग्रो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। कईयों का पोर्टफोलियो ग्रो में है सर, आपके पोर्टफोलियो में भी ग्रो होना चाहिए। तो ये आपके लिए राय निकल के सामने आ रही है। ठीक है, ओके। सर, मैं अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। हमारे जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारी मात्रा में, तो उनके सवाल ले रहा हूं। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको अपना सवाल पूछना कैसे है, अपना सवाल कैसे पहुंचा सकते हैं। 9311121874 ये हमारा नंबर है जिसके ज़रिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप के ज़रिए अपने सवाल हमें टाइप करके भेज दीजिए। आप चाहें तो आप हमें कॉल करके भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं। यूट्यूब का माध्यम तो है ही है, बाकी जो सोशल मीडिया के सारे विकल्प हैं वो भी आपके पास मौजूद हैं अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। भारी मात्रा में आपके जो सवाल हैं वो हम लेने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो ईमेल के ज़रिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, और हमारे जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके सवाल हम प्रायोरिटी बेसिस पर लेते हैं। ये आप चाहें तो हमें अपने सवाल आप प्राइम मेंबर बन के पूछेंगे ना, तो हमारी प्रतिबद्धता है कि आपके सवालों के जवाब हम पहले देंगे। 3 विकल्प आपके पास आएंगे जब आप कोई भी वीडियो क्लिक करेंगे, ज्वाइन का बटन क्लिक करेंगे हमारे वीडियो पे आके। तो इन तीनों प्लानों में से आप कोई भी विकल्प आप चुनिए, पेमेंट कीजिए, हमारे मेंबर बन जाइए, फिर हम आपके सवाल प्रतिबद्धता के साथ पहले प्रायोरिटी बेसिस पर हम लेंगे, जैसा हम कर भी रहे हैं। आशु कुमार जी हमारे एक प्राइम मेंबर हैं, इनका सवाल मैं सबसे पहले ले रहा हूँ। कह रहे हैं कि सर काइंडली रीड टिल लास्ट, यानी कि सारा सवाल पढ़िएगा। होल्डिंग बिग क्वांटिटी विद वेरी लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ सिंजीन। सर, सिंजीन इन्होंने 700 रुपये पर ले रखा है। दूसरा ये कह रहे हैं कि मेरे पास KPIT टेक है 1450 रुपये के रेट पर। डज इट मेक सेंस टू सेल एट CMP एंड री एंटर अगेन एट लो लेवल्स? यानी कि कह रहे हैं कि अगर और गिरावट बाकी है इनमें तो ऐसा ना करें कि अभी निकल जाएं और दोबारा एंटर कर लें। देखिए, KPIT में अगर हमने देखा, ऑलमोस्ट 1900 के आसपास स्टॉप बनाने के बाद KPIT अभी 816 लो लगाने आधा हो चुका है। सो आप बोल रहे हो कि आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे लॉस बुक करने के बाद, फिर से आपको नीचे आपको मिलेंगे। देखिए, ऐसा मेरे को लगता नहीं कि ऑलरेडी स्टॉक आधा हो चुका है।
ये आपको नीचे आएंगे, यहाँ से भी और आधा हो जाएंगे, उसके बाद या तो मान लीजिए यहाँ से भी 25-30% करेक्शंस के बाद फिर से एंट्री करेंगे। तो ऐसे स्टॉक्स पे एंट्री करना ही क्यों है? जो मर गया है उसको आप छोड़ दो, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक धंधा है, धंधे को धंधे की तरह आपको देखना चाहिए। मुझे लगता है कि 881 के आसपास का प्राइस है, जो रिसेंट डीप लगाया था 816, वहां पे सपोर्ट लिया है। अगर हम्म। प्राइस को नीचे जाना है, और तो फिर सबसे पहले 816 को, जो 816 का जो प्राइस है उसके नीचे जाना पड़ेगा। सो आप ना मैक्सिमम 810 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए उछाल में, सेल ऑन राइज व्यू रखिए, बेचिए, क्योंकि ये अभी ठीक होने में बहुत टाइम लग जाएगा। और सिंजीन इंटरनेशनल भी अभी 434 के आसपास का प्राइस है। चार्ट देखेंगे, एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट जो था बेसिकली 563 550 के रेंज पे, वहां पे भी उसके बाद ब्रेकडाउन आया है। तो दोनों स्टॉक ठीक होने में मार्केट को 27,500 28,000 के ऊपर जाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको एटलीस्ट 4-6 महीना टाइम लगेगा। तो मतलब हम्म। फ्रस्ट्रेशन कम होने का तो नाम नहीं लेगा दूर दूर से। किसी को फ्रेश बाई नहीं करना है दोनों काउंटर पे ही। अगर किसी के पास है उछाल में एग्जिट होने का व्यू आप बनाइए, रादर देन यहाँ पे बाइंग नहीं करना है फ्रेश, या तो एवरेज भी नहीं करना है। मतलब ये कह रहे थे सर अभी निकल जाएं और दोबारा नीचे एंटर कर ले, तो आप कह रहे हैं कि उछाल पर निकले, अभी ना निकले। नहीं अभी, नहीं, आपने जो बताया संदीप जी कि वो बोल रहा है कि अभी हम एक बार एग्जिट कर जाए, फिर नीचे आए तो हम्म। फिर से लेंगे। तो मैंने क्या हाँ। बोला? मैंने बोला कि आप बने रहिए, ऊपर आता है तो बेच के भूल जाइए कि ये मेरा था एक्चुअल दोबारा मत पोर्टफोलियो में। लीजिए। हाँ, दोबारा बाई करने की जरूरत पर्टिकुलर स्टॉक को नहीं है। देश में दुनिया में और भी बेटर प्रोमिनेंट स्टॉक है। आप चुन चुन के लिए वेट कीजिए, आपको लास्ट में मनी नाइन पे मिलेंगे। जब भी प्रदीप हल्दर लाइव में आएगा आपको बताते रहेगा। लास्ट टाइम जेके टायर भी बता के गया था, अच्छा चला। लास्ट टाइम जितने भी स्टॉक को मैंने बताया तो मोटा मोटा अच्छे से बताया, चल रहा है। सो ऐसे मनी नाइन को फॉलो करते रहिए तो आपको मिलते रहेंगे। बिल्कुल, इन्हीं शेयरों को दोबारा बेचकर नीचे आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी उछाल मिले इनको बेचिए, वो बात आपकी सही है, लेकिन नीचे में दोबारा इन्हीं को ही खरीदना है, उससे बेटर विकल्प आपको मिल जाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हर दिन जब भी प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ते हैं आपको एक अच्छे विकल्प बताते हैं। उसमें से कुछ उदाहरण अगर आप देखें तो वो जेके टायर हैं जहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बना है, उसमें नाल्को भी है और भी कई सारे नाम हैं जहाँ पर पैसा बना है। तो इन दोनों स्टॉक्स की बजाय अगर आप कुछ बेटर नाम, बेटर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे तो वो शायद आपके लिए आशु जी ज़्यादा बेटर होगा। चलिए ठीक है, आशु जी के बाद एक नीरज यादव जी का सवाल ले रहा हूँ। कह रहे हैं कि सर इंडसइंड बैंक, उज्जीवन बैंक और मोतीसन ज्वेलर्स शॉर्ट टर्म का टारगेट चाहिए सर। देखिए, इंडसइंड बैंक पे ज्यादा मैं बुलिश नहीं हूं अभी भी, क्योंकि जब तक ये ऑलमोस्ट 1,070 का जोन ब्रेकआउट नहीं होता है तो इसमें ज्यादा लॉन्ग व्यू मेरा है नहीं। लेकिन अभी जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, आप बने रहिए। आई होप 975 अगर ब्रेक करता है तो बहुत जल्दी पॉसिबल है। शॉर्ट टाइम टारगेट इसमें बुलिश है। आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट 857 में शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस होता है, और बाकी आप लॉन्ग करके जाइए अगर आपके पास ऑलरेडी है। फ्रेश बाई नहीं करना है। और आपने बताया इंडसइंड बैंक के बाद उज्जीवन। मोतीसन ज्वेलर्स। ओके। अभी तो 16 के आसपास का प्राइस है, 15.99। एंड मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए। कुछ भी उछाल मिलता है तो एक बार बेचने का व्यू बनाइए। एंड सेकेंड स्टॉक आपने बताया कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ हाँ। पे एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 56 के अराउंड। 56 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए, क्योंकि 63 का प्राइस है। 56 एक अच्छा स्टॉप लॉस हो जाएगा आपके लिए। लेकिन फ्रेश बाय उज्जीवन में नहीं करना है, फ्रेश बाय इंडसिंग में नहीं करना है, और बाकी स्टॉक तो आपको एग्जिट ही करना है। अभी थोड़ा बने रहिए उज्जीवन एंड इंडसिंग के साथ। थोड़ा दो और एक हफ्ते में फिर से एक बार रिव्यू कीजिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके अलावा ना सर एक बार जेके टायर देखिए, जिसकी आप बात अभी कर ही रहे थे। मनमोहन जी का सवाल है, कह रहे हैं मेरे पास 500 शेयर हैं 597 रुपये के रेट पर। आप बोले तो कह रहे हैं कि मैं इसको बेचूं या होल्ड करूं या फिर और एवरेज भी कर सकता हूं इन लेवल्स पर। देखिए, ऑलमोस्ट हमारा पहला, जब हमने पहली कॉल दिया था ये 530 से दिया था। 530 से हमारा पहला टारगेट था 585। सेकेंड टारगेट था 620 के अराउंड। तो हमने देखा 6 12 15 तक तो एक हाई लगा के आया। लेकिन ओवरऑल अगर टारगेट इसका मैं करता हूँ, नेक्स्ट 6-8 महीने का टारगेट निकल के एक्चुअल में आ रहा है 800 के आसपास तो जाना चाहिए। 750 भी इजीली पॉसिबल है। तो आपको भी जो वीडियो में मैंने कॉल दिया था संदीप जी, वो लास्ट टाइम का टारगेट था मैक्सिमम आई थिंक 650 के आसपास ही। सो ये एक बहुत बढ़िया फॉर्मेशन हुआ है। ये जो नीचे आया है दैट्स कॉल्ड हेल्दी करेक्शंस।
हमें लगता है कि इस करेक्शंस पे हमें एक्यूमुलेशन करना चाहिए, फिर से हमें ब्रेकआउट आते हुए दिखाई देंगे। अभी ये 2 एक दिन में पॉसिबल नहीं, इट विल टेक सम टाइम। इट विल क्रिएट सिमिलर पैटर्न टू एबी कैपिटल, जैसे कि एबी कैपिटल में भी हुआ था। टाइम लग गया, 250 में हमने दिया था 350 आने में, लेकिन अच्छा खासा मुनाफा हुआ। तो जेके टायर्स, जब भी टायर्स कंपनी चलेंगे उनमें से पहला नाम रहेगा जेके टायर्स। और आप बिल्कुल बने रहिए। अभी आप फ्रेश बाई के करके जाते हो तो 490 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, आपको 750 800 तक इजीली मिलेंगे। तो ये एवरेज करें या नहीं करें? एवरेज तो बिल्कुल करना चाहिए, मुझे लगता है कि बहुत ही प्रोमिनेंट वैल्यूएबल स्टॉक है, और एवरेज कीजिए। लेकिन व्हेन यू आर डूइंग एवरेज, सो यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट कि वो एवरेज आपके रिक्स से ऊपर ना हो जाए ज्यादा क्वांटिटी, क्योंकि मार्केट में इज ऑल अबाउट द क्वांटिटी मैनेजमेंट। क्वांटिटी मैनेजमेंट आप करेंगे अच्छे से, आप बने रहेंगे। लेकिन एवरेज करके ऐसा ना हो जाए बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं हमेशा जब भी एवरेज का क्वेश्चन आता है ना, मैं डरा हुआ रहता हूँ कि एवरेज करने के चक्कर में पूरा ना पोर्टफोलियो एवरेज हो जाए। तो वो एक चीज आप ध्यान में रखिए और बिल्कुल एवरेज करके जाइए। ठीक है, तो क्वांटिटी को ज़रूर आप मैनेज कीजिए। जेके टायर में भले ही आप एवरेजिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉप लॉस का लेवल आपको दिया ही गया है, यानी कि फ्रेश खरीदारी भी कीजिए, और जिनके पास हैं ऑलरेडी वो भी और यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यानी कि एवरेज करके चल सकते हैं। सुशील जी, ये हमारे प्राइम मेंबर है सर, ये कह रहे हैं कि एक तो वर्धमान टेक्सटाइल एंट्री 496 पर है, टारगेट 533 का है, और पूना वाला फिनकॉप की एंट्री 467, टारगेट 501 का है। ये सही सोच रहे हैं सर, या ये कुछ अपना व्यू बनाते हैं शेयरों पर, टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं, कंफर्मेशन के लिए ज़्यादातर सवाल पूछते हैं हमेशा? देखिए, मुझे लगता है कि टेक्सटाइल स्टॉक्स अभी आपको होल्ड करना ही चाहिए। रिसेंटली हमने डीप देखा, उसके बाद हमने यहाँ पे रैली भी अच्छा खासा देखा। मल्टीपल एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 640 50 के रेंज पे, 600 के रेंज पे। एंड मुझे लगता है कि वो भी लेवल आपको पार होते हुए दिखाई देंगे आने वाला दिनों में, और उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 850 से 900 के आसपास का प्राइस आपको मिलेंगे। तो इट विल टेक जनरली 2 to 3 क्वार्टर्स टाइम आपको लगेंगे। आप बने रहिए। पूना वाला फिनकॉप 471 के आसपास का प्राइस चल रहा है। रिसेंटली टॉप बनाया था 528 30 के रेंज पे। जब तक 530 एंड अबव क्लोजिंग नहीं हो जाता, हमें बाय नहीं करना चाहिए। दो स्ट्रेटेजी रहेगा, या तो नीचे आने पे खरीद लीजिए 393 400 के जोन पे, या तो 530 के ऊपर बाय कीजिए। बीच में कहीं पे कुछ नहीं करना। अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो आप सीधा सीधा 480 380 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। ठीक है, या तो 390 के आसपास या 530 पार होने के बाद। जी। ठीक है, ओके। अच्छा, एक सर महिंद्रा लॉजिस्टिक्स भी देख लीजिए, ये दोनों तो इन्होंने इनिशिएट किए हुए हैं, आपसे टारगेट और एंट्री प्राइस इन्होंने बताया भी अपना। एक सर कह रहे हैं कि महिंद्रा लॉजिस्टिक्स भी आप रिव्यू कर दीजिए कि क्या करना चाहिए इसमें, मन बना रहे हैं ये, आपसे मदद चाह रहे हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा खासा वॉल्यूम बेस्ड बाइंग आया है। इनफैक्ट 460 एंड 465 से पहले कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं है। हो सकता है कि ये डे हाई के आसपास भी आ चुका है, एंड नेक्स्ट बहुत जल्दी आपको 460 आते हुए दिखाई देंगे। देन वहाँ पे आपको एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, इफ़ योर व्यू इज़ वेरी शॉर्ट टर्म। अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म नहीं है, मीडियम टर्म है, 6 8 महीना है, तो देन आप बने रहिए। 520 तक एक आपको आते हुए दिखाई देंगे। 520 पे रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस ब्रेक होने के बाद और फिर से एक बार आपको न्यू हाइज भी बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर मैं एक हफ्ता का बात करूं मैक्सिमम, मेरे को लग रहा है कि एक बार 455 से 460 का प्राइस आना चाहिए। जरूरत पड़ने पे और एक बार रिव्यू कीजिए बाद में। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर दोबारा इसको रिव्यू कर लीजिएगा। सर, एक तो आप ना ट्रांसलेट लाइटिंग का चार्ट देखिए। ट्रांसलेट लाइटिंग में विनोद जैन जी कह रहे हैं कि आपका मुझे ओपिनियन चाहिए 3 महीने के नज़रिए से। आई डोंट नो अब इनके पास है या फिर ये फ्रेश लेना चाहते हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ इन्होंने इतना ही पूछा है कि मुझे व्यू चाहिए 3 महीने का ट्रांसलेट में। देखिए, एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है ऑलमोस्ट। मैं देख पा रहा हूँ कि 450 460 से अच्छा खासा स्टॉक घुमा है, फिर से पुल बैक आ रहा है। अभी अब बने रहिए। जिस तरीके का फिर से एक हायर हाई फॉर्मेशन बना है, लग रहा है कि एक बार फिर से आपको 680 एंड 700 तक आते हुए दिखाई देंगे। तो उसके लिए एक बार वेट करने का ही मुझे लगता है कि सही होगा। लेकिन फ्रेश बाई ऐसे स्टॉक्स पे अभी नहीं करना है। लेकिन ऑलरेडी जो रैली चल रहा है, रैली कंटिन्यू होते हुए आपको दिखाई देंगे। अप टू 700 पे एक बार फिर से रिव्यू कीजिए। अच्छा, ठीक है, अगर आपके पास है तो आप इसमें बने रहिए। ऊपर में 700 पर दोबारा आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। सर, एक यूनियन बैंक देखिए और दूसरा हुडको देखिए। इस पर श्री ओम दलाल जी का सवाल आया है, हमारे प्राइम मेंबर ही हैं। कह रहे हैं कि 200 शेयर है मेरे पास यूनियन बैंक के 182 के प्राइस पर,
और दूसरा हटको है सर 400 शेयर 180 रुपये के प्राइस पर, दोनों आसपास ही हैं दोनों के प्राइजेस। तो सर व्यू तो नहीं बताया इन्होंने, कह रहे हैं कि मुझे स्टॉप लॉस और टारगेट दीजिए इन दोनों शेयरों का। देखिए यूनियन बैंक अगर हम देखेंगे एक वीकली आप ट्रेंड में है, जिसका टारगेट इमीडिएट टारगेट निकल के आ रहा है 209, 209। एंड अगर हम थोड़ा और मंथली चार्ट देखेंगे और दूर का सोचेंगे तो मेरे को लगता है कि 248 टू 40 टू 48 तक इजीली पॉसिबल है। सो यूनियन बैंक पे अच्छा खासा सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे पुल बैक एंड कंटिन्यूसली हायर ट्रेंड तो बिल्कुल बने रहने का ही सलाह होगा। बाइंग प्रेशर भी है, न्यूज बायर भी यहाँ पे आ रहा है। लेकिन हुडको का चार्ट देख के अभी वो फेयर वैल्यूएशन या तो कुछ भी एक्साइटमेंट यहाँ पे है नहीं। ये ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंस गया है। इट विल टेक सम टाइम। अगर यूनियन बैंक पे टारगेट आने में 1 महीना लगता है तो हुडको यहाँ से अभी 195 के आसपास का प्राइस चल रहा है, 240 भी होने में आपको हुडको लग जाएगा 7-8 महीना, 1 साल। तो इसीलिए हुडको में आप उछाल में एग्जिट होने का प्लान ढूंढिए, और अगर यूनियन बैंक आपके पास है तो बने रहिए। फ्रेश बाय भी अगर हम यहाँ से करते शॉर्ट टाइम के व्यू से, 210 अंदर हुए। ठीक है, और हुडको? हुडको सर तो मैंने बताया आपको कि एग्जिट करने का सलाह होगा। एंड अभी नहीं चलेगा। अगर आपके पास 6-8 महीना टाइम है देन यू शुड वेट। एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है, नहीं भागेंगे ठीक है, अभी। परफेक्ट है सर, दोनों का प्राइस सेम था, मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, कुछ ये ज़्यादातर हमारे जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके सवाल तो हो गए। मैं जो हमारे बाकी व्यूअर्स हैं उनके भी सवाल आपके सामने लेता हूं। सर बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर बहुत सवाल आ रहे हैं। एक मीना मौर्य जी का सवाल है, कह रहे हैं कि करूर वैश्य बैंक और इंडियन बैंक में कोई ब्रेकआउट है क्या? अगर ब्रेकआउट है तो क्या कुछ मूव बन सकता है? देखिए करूर में अभी 326 के आसपास का प्राइस है, इसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट है और कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशंस है। हमें लगता है कि आपको 1 घंटे का एक अगर हम देखेंगे एवरेज प्राइस एंड उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो अभी निकल के आ रहा है स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 310 के अराउंड। तो 310 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड बने रहिए कंटिन्यूअसली। जितना और हायर प्राइस में आपको ऊपर मिलता है उतना ट्रेल करते जाइए। थ्री ठीक है। 45 350 ऑन द वे। इंडियन बैंक पे फ्रेश ब्रेकआउट आया है। पीएसयू में नंबर 1 ब्रेकआउट है, और हमने देखा कि 550-60 में कितना एक कंसोलिडेशन रेंज में था, उसके बाद शार्प रैली, उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन, फिर से रैली। अभी ये 1050 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो बिल्कुल इंडियन बैंक, दोनों बैंक ही आपको बने रहना चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो यूनियन बैंक को लेकर भी हमने बातचीत करी, इंडियन बैंक की बात आई, करूर वैश्य बैंक, यहाँ पर भी व्यू आप कह रहे हैं कि बने रहिए, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। कोई सर भी एक बार बैंक पे अभी सेल, कोई भी बैंक पे सर मेरे तरफ से अभी कोई सेल कॉल नहीं आएगा। होल्ड करने का ही राय होगा, क्योंकि समझदारी उसमें है, जो ट्रेंड है इसके साथ आप बने रहिए। जहां पे ना है डायरेक्टली बता दूंगा स्क्रीन के सामने, सर यहाँ पे एग्जिट करना है, नहीं चलेंगे। लेकिन बैंक को लेके जैसे ही आपने डिस्कशन किया, इसमें बने रहना है। बहुत बढ़िया पैटर्न है, और इंडियन बैंक भी बहुत प्रोमिनेंट बैंक है। जब अपना पीएसयू बैंक इंडेक्स पे ब्रेकआउट आया था, जी। फर्स्ट बैंक था उस टाइम पे इंडियन बैंक भागा। अगेन बहुत टाइम बाद फिर से पीएसयू बैंक जो इंडेक्स से चल रहा है, इस टाइम भी इंडियन बैंक ही चल रहा है। तो हमारा जो कवरेज स्टार्ट हुआ था ना, वो ऑलमोस्ट 560 570 से स्टार्ट हुआ था, जो कि आज भी एक्टिव है और आज भी हम ट्रेल करते जा रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। इसके अलावा सर शिपिंग स्टॉक्स की भी बात कीजिए। बैंकिंग की तो हमने बात कर ली, आप कह रहे हैं कि होल्ड है, कोई भी स्टॉक में अभी बिकवाली करने की राय नहीं, अगर होगा तो साफ साफ बोलेंगे। शिपिंग स्टॉक्स में क्या करें सर, खासतौर पे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये अशफाक जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे पास 222 रुपये के लिए हुए हैं शेयर। देखिए एससीआई, मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि लास्ट जो साइकिल था उस साइकिल में भी एससीआई नहीं चला। अब लास्ट टाइम हमने देखा 270 से नीचे आया था 240 के जोन में, एंड 240 को रिस्पेक्ट किया एंड फिर से बाउंस करके ऊपर आया था। अगेन पूरा फेल होके फिर से मार्केट नीचे आया था, तो एक बार नीचे 215-20 के आसपास घूम के अगेन 274। अब बार बार कोई भी स्टॉक रेसिस्टेंस के आसपास अगर आने के बाद वेट करता है, तो स्टॉक खुद से बोलता है कि भैया मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ, क्या आप रेडी हो मुझे लेने के लिए? तो अभी एससीआई के साथ भी ऐसा ही होने वाला है कि लास्ट साइकिल में नहीं चला।
इस साइकिल में मेरे को लगता है कि आप ना 240 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड यू शुड वेट। आप बने रहिए, पेशेंट रहिए। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप डेफिनेटली इसमें पैसा बना सकते हैं 295 का, एंड उसके बाद 320 का टारगेट के लिए आप एससीआई को आप करेंट जोन से भी बाई करके जा सकते हैं 240, लेकिन स्टॉप लॉस 240 का ही होने वाला है। 240 के नीचे कोई स्टॉप लॉस, 240 के ऊपर कोई भी स्टॉप लॉस नहीं होगा। एंड 200 295 320 आप इंजॉय कीजिए रैली को। 295 320 आराम से आएंगे। स्टॉप लॉस 240 का ही होगा, उसके ऊपर का ना लगाएं। उस लेवल के नीचे अगर फिसल जाए तो फिर आप सोचिएगा निकलने के बारे में। फिलहाल के लिए 295 और 320 इस स्टॉक में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अशफाक जी, बहुत अच्छा शेयर आपने चुना है, मुनाफे में है, बने रहिए स्टॉप लॉस लगाकर। कोई ऐसी घबराने की या फिर चिंता करने की बात नहीं। जो प्राइस आपने जहां पे एंटर किया उसके ऊपर ही 240 रुपये के आसपास आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सर एक AWL देखिए, जिसे हम पहले अदानी विल्मर के नाम से जानते थे। मनोज दीक्षित जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे पास 200 क्वांटिटी है, 280 रुपये के रेट पर मैंने लिए हुए हैं। क्या करें, इसमें एवरेज करें और खरीदे जाए या फिर एग्जिट कर दें? देखिए AWL में मुझे लगता नहीं कि आपको किसी को बने रहना चाहिए। ऑलरेडी अदानी साहब भी यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं बहुत पहले, और लगातार चार्ट देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम में। सो आप जितना वेट करेंगे उतना हाई पोटेंशियल है कि यू विल लूज योर मनी। सो यू नीड टू रिस्पेक्ट योर मनी एंड काइंडली एग्जिट करके अदर स्टॉक्स में फोकस कीजिए। कुछ ऐसा पैटर्न ओला में भी रहा है, और कुछ ऐसा पैटर्न हमने पास में पीसी ज्वेलर में भी देखा है। सो बिल्कुल आपको बने रहना नहीं है, इस काउंटर से एग्जिट ही करने का सलाह रहेगा। ठीक है, एग्जिट कर जाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, एक चिन्नू सैनी सोनी जी के नाम से इनकी आईडी है। सर इनके दो तीन क्वेश्चंस हैं। हाल ही में लिस्टेड कंपनियां भी हैं इनके पोर्टफोलियो में। एक तो सर ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स, ये इनके पास 135 रुपये का है। वीवर्क इंडिया हाल ही की लिस्टिंग है, 643 रुपये 59 पैसे का दाम है, जहाँ पे इन्होंने एंटर किया है। और तीसरा नाम है सर मिर्ज़ा इंटरनेशनल का, जो कि इन्होंने 38 रुपये 33 पैसे के दाम पर लिए हैं। और पाइन लैब्स भी है इनके पास 242 रुपये 33 पैसे के। इन चार शेयरों पर सर आपसे राय मांग रहे हैं, बताइए सर इनमें क्या करना चाहिए? देखिए ओम फ्राइट फॉरवर्डर्स में 89 के आसपास का प्राइस है। 81 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए आप। फ्रेश बाई नहीं करना है क्योंकि आईपीओ होने के बाद लगातार एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर था। व्यूअर्क इंडिया मैनेजमेंट पे हमने देखा आईपीओ के बाद लगातार एक सेलिंग प्रेशर, और ऐसा बहुत ही प्रोमिनेंट स्टॉक्स में भी हमने देखा, अगर बेस के नीचे आता है तो मिनिमम 30-40% नीचे आता है। सो अभी भी आपको एग्जिट करने का मौका है, एग्जिट करके जाइए, फ्रेश बाई नहीं करना। मिर्जा इंटरनेशनल 36 के रेंज पे चल रहा है, रेसिस्टेंस 45 में है। 45 ब्रेक हम्म होने के बाद यहाँ पे कुछ मोमेंटम पॉसिबल है, लेकिन अभी 32 का स्टॉप लॉस रहेगा। किसी को फ्रेश बाई यहाँ पे भी नहीं करना है। सेकंड स्टॉक जो पाइन लैब्स बताया, यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न है, जो बेस है बेस के नीचे चल रहा है। तो जनरली ये एक डाउन ट्रेंड पे है, बेटर रहेगा एग्जिट करना। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। इसके साथ साथ सर एक बार वेदांता भी देखिए। वेदांता में सर गोपिका नंद चातोपाध्याय जी का सवाल है, कह रहे हैं कि वेदांता मेरे पास 669 की होल्डिंग है, लॉन्ग टर्म के लिए हालांकि इन्होंने लिया है, पर सवाल पूछ रहे हैं, थोड़ा मन में दुविधा आ गई। देखिए वेदांता हमारा कवरेज था संदीप जी, बेसिकली 530 से 525 से हमारा टारगेट यहाँ पे 650 725 था। दोनों टारगेट ही हमारा यहाँ पे अचीव हुआ है। और हम्म मेटल इतना चल रहा है तो इसीलिए फ्रेश बाय करने का या तो डीप में मिले थोड़ा और खरीदने का सॉरी स्ट्रैटेजी मैं अभी वेदांता में नहीं दूंगा। मुझे हम्म लगता है कि अगर एक आपका एकदम का लॉन्ग टर्म का प्लान है तो यू शुड वेट डेफिनेटली, लेकिन शॉर्ट टाइम में नीचे आने पे आपको एवरेज या तो फ्रेश बाई नहीं करना है। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी प्रॉफिट में है, एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए। आपको कोई अलग थीम चूज कीजिए, अलग थीम में फोकस कीजिए। शॉर्ट टाइम में चल गया है, हो सकता है कि 3 महीना बाद फिर से इसमें एक मूव आ जाए, लेकिन अभी तो 2-3 महीने में मैं नहीं देख रहा हूँ कि फिर से। तो देखेंगे गोल्ड सिल्वर जिंक MCX सब कुछ ठंडा पड़ चुका है, ये अभी ठंडा हम्म रहेंगे कुछ टाइम तक। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। मेटल स्टॉक्स की हम आगे बातचीत करते भी हैं डिटेल में कि आज मेटल स्टॉक्स में क्या हुआ है जिस वजह से ये पूरा मूड माहौल बदलता हुआ दिखा है। लेकिन उससे पहले एक दो सवाल और ले लेते हैं। सर एक M&M और दूसरा ICICI बैंक, दोनों में शॉर्ट टर्म का व्यू चाहिए रणवीर जी को। ओके देखिए आईसीआईसीआई बैंक अगर हम चार्ट देखेंगे, अभी 1405 के आसपास का प्राइस है। थोड़ा एक नीचे आपको मिल सकता है 1370 1375 तक।
लेकिन वो आपके लिए एक बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। अगर आपके पास अभी है तो बिल्कुल आप बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ऑल टाइम हाई ऑन द वे, महिंद्रा एंड महिंद्रा आपने बताया राइट सर? तो यस इसमें सर। अभी 3489 के आसपास का प्राइस है। आपको 3,300 एक शॉर्ट टर्म, 3,250, 3,230 एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और बिल्कुल बने रहना चाहिए। ठीक है, ओके परफेक्ट है। इसके साथ साथ सर दानिश जी कह रहे हैं कि सर मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, कह रहे हैं कि मुझे ज़रा कुछ बताइए शॉर्ट टर्म के लिए, मुझे 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं ताकि मेरा ये लॉस भी रिकवर हो सके। अब देखिए, मैं बोलूंगा आप लास्ट के लिए एपिसोड के लिए एक बार वेट कीजिए। चुन 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 पे मैं अब दो स्टॉक आज लेके आया हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा एंड पे। अच्छा ठीक है, ओके। काफ़ी सारे लोग हैं वेट कर रहे हैं सर, आपने स्टार्टिंग से ही कहा है अच्छे क्वालिटी नेम्स में पैसा लगाने का मौका है, तो कौन से नाम हैं उनकी हम बातचीत करेंगे चुन चुन के में। लेकिन इसके साथ साथ ना सर जो और सवाल हमें मिल रहे हैं हमारे यूट्यूब पेज पर ही, हमने एससीआई की बात करी, ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स की भी बात होगी। कई लोग हैं अपने सवाल कई बार पोस्ट कर देते हैं, तो अगला सवाल मिलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी आ जाती है। सुशील जी का सवाल भी हमने ले लिया था। MRPL पे सर अशफाक जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे पास MRPL 165 रुपये पर लिए हुए हैं, क्या और वेट करना चाहिए इसमें, और इसमें टारगेट क्या होगा? देखिए, अगर आपने 165 में लिया है, बने रहिए। 210 तक आपको प्राइस शॉर्ट टाइम में आते हुए दिखाई देंगे, तो बिल्कुल होल्ड करने का ही सलाह होगा। अच्छा, और स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस उस केस में होना चाहिए, अगर आपने 165 में लिया है तो अभी के हिसाब से जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो बेसिकली 162 के रेंज के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए आप। ठीक है।